अस्सलामुअलैकुम। चैप्टर 2 हमने स्टार्ट किया है ऑपरेटिंग सिस्टम का। पिछले सारे के सारे टॉपिक हमने क्लियर कर लिए। आज के इस टॉपिक में हम प्रोसेस शेड्यूलिंग को पढ़ेंगे। बड़े ही सादा अल्फाज में पहले आपको समझाऊंगी और उसके बाद हम बुक के जरिए सारे के सारे अपने कंसेप्ट क्लियर करेंगे। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग के स्टार्ट करने से पहले अगर आपने पिछले कंसेप्ट आपके क्लियर नहीं है तो पिछली वीडियोस देखें, और अगर आपके क्लियर है तो आज के इस लेक्चर को हम स्टार्ट करते हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग, हम प्रोसेस शेड्यूलिंग कब होती है? ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है। ये याद रखिएगा कि प्रोसेस शेड्यूलिंग करना काम किसका है? ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट है जो प्रोसेस शेड्यूलिंग करता है, जिसको हम शेड्यूलर कहते हैं। वो हम अगले टॉपिक में देखेंगे उसको, फिलहाल आप ये देख लें। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग कब होगी? जब रिसोर्सेज कम होंगे और प्रोसेस ज्यादा होगा, यानी काम ज्यादा है, काम करने वाले कम है, तब क्या होगा? प्रोसेस शेड्यूलिंग होगी। इतने पूरे के पूरे पैराग्राफ में भी पढ़ने के बाद आपको यही समझ आएगी कि जब काम करने वाले कम है और काम ज्यादा है तब प्रोसेस शेड्यूलिंग होगी, यानी सिस्टम रिसोर्सेज कम है और प्रोसेसेस ज्यादा है। अब सिस्टम रिसोर्सेज क्या होते हैं? क्योंकि यहाँ पर एक टर्म यूज होगी रिसोर्सेज, तो जैसे ही हम उसको पढ़ेंगे तो अब मैं आपको क्लियर करवा दूंगी कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो प्रोसेस शेड्यूलिंग इज अ तकनीक, यानी एक ऐसी तकनीक है दैट इज यूज्ड, कब यूज होगी? व्हेन देयर लिमिटेड रिसोर्सेज एंड मैनी प्रोसेसेस आर कंप्यूटिंग फॉर देम, यानी बहुत ज्यादा प्रोसेसेस हैं और वो उन रिसोर्सेज को एक्सेस करना चाहते हैं या उन रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, जो कि रिसोर्सेज कितने लिमिटेड है, यानी रिसोर्सेज कम है और प्रोसेसेस ज्यादा है। अब रिसोर्सेज से क्या मुराद है? अब सिस्टम रिसोर्सेज का मतलब होता है कि सीपीयू, इसमें क्या क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, और इसी तरह मेमोरी, मेन मेमोरी, स्टोरेज मेमोरी, और जितने भी ये यूज होते हैं एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट होने के दरमियान, इन सब को हम रिसोर्सेज कहते हैं। अगर मेमोरी कम है, सीपीयू एक है और इसी तरह मुख्तलिफ रिसोर्सेज लिमिटेड है प्रोसेस की निस्बत, तो तब क्या होगा? तब शेड्यूलिंग होगी। अब मल्टी प्रोग्रामिंग क्या करता है, पहले वो बता रहे हैं आपको। शेड्यूलिंग को समझाने के लिए एक अच्छे तरीके से ना उन्होंने पहले आपको बताया कि मल्टी प्रोग्रामिंग में क्या होता है और उसके बाद टाइम शेयरिंग में क्या होता है और शेड्यूलिंग कब कहाँ जरूरी हो जाती है। तो मल्टी प्रोग्रामिंग ट्राइज टू इंश्योर दैट देयर इज सम प्रोसेस रनिंग एट ऑल टाइम। मल्टी प्रोग्रामिंग क्या कोशिश करता है? वो कोशिश करता है कि हर वक्त कोई ना कोई प्रोसेस रनिंग स्टेट में हो, यानी एग्जीक्यूट होता रहे। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब यह है कि सीपीयू यूटिलाइज होता रहे, यानी सीपीयू बेकार ना बैठे, सीपीयू अपना काम करता रहे, कोई ना कोई प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता ही रहे जितना हो सके। इन टाइम शेयरिंग, अब टाइम शेयरिंग में क्या होता है? टाइम शेयरिंग में सीपीयू स्विच कर रहा होता है बिटवीन दी जॉब, यानी बहुत ही ज्यादा तेजी में वो जॉब्स के दरमियान स्विच कर रहा है कि जो उस मशीन ना ये महसूस ही नहीं होना देता कि जो मशीन है वो शेयर हो रही है मैनी प्रोसेसेस और इवन मैनी यूजर, यानी बहुत ज्यादा यूजर या बहुत ज्यादा प्रोसेसेस के दरमियान वो मशीन शेयर हो रही है, ऐसा महसूस नहीं होता क्योंकि सीपीयू इतनी स्पीड से स्विच कर रहा होता है और काम कर रहा होता है। ये तो टाइम शेयरिंग का भी समझ आ गया आपको कि सीपीयू स्विच कर रहा है, और मल्टी प्रोग्रामिंग की भी समझ आ गई कि सीपीयू रन कुछ ना कुछ एग्जीक्यूट कर रहा है, यानी सीपीयू यूटिलाइज हो रहा है। अब यहाँ पर हम इस पैराग्राफ में समझेंगे कि शेड्यूलिंग क्यों जरूरी है। इफ द सिस्टम हैज मोर देन वन प्रोसेसर, अगर तो सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर है, देन इट इज पॉसिबल टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोसेस एट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में एक से ज्यादा प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना कब पॉसिबल है? अगर सिस्टम में एक से ज्यादा प्रोसेसर है, प्रोसेसर का मतलब सीपीयू है जो एग्जीक्यूट कर रहे हैं प्रोसेसेस को। तो प्रोसेसेस एक से ज्यादा कब एग्जीक्यूट हो सकते हैं? सेम टाइम में, अगर एक से ज्यादा प्रोसेसर है। अब अगर इन सिंगल प्रोसेसर सिस्टम, यानी एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सिर्फ एक ही सीपीयू है, तो उस वक्त सिर्फ एक ही प्रोसेस एग्जीक्यूट हो सकता है एट एनी गिवन टाइम, किसी भी वक्त सिर्फ एट अ टाइम एक प्रोसेस रनिंग स्टेट में होगा। इफ दे आर मोर प्रोसेसेस, अगर ज्यादा प्रोसेसेस है देन प्रोसेसर, यानी आप समझ लें कि आपके प्रोसेसर भी ज्यादा है लेकिन प्रोसेसर की निस्बत, यानी एक से ज्यादा प्रोसेसर है, सीपीयू एक नहीं है, ज्यादा प्रोसेसर है लेकिन उन प्रोसेसर की निस्बत प्रोसेसेस उनसे भी ज्यादा है, देन द ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट शेड्यूल द प्रोसेसेस, तब वो क्या करेगा? जो ज्यादा प्रोसेसेस है, जो ज्यादा काम उनको शेड्यूल कर देगा। जैसे कि हम करते हैं, अगर हमें ज्यादा बर्डन हो, ज्यादा हमने काम करना, तो हम एक शेड्यूल बना लेते हैं जिसके जरिए हम उन्हें मैनेज करने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल इसी तरह जब ऑपरेटिंग सिस्टम को ये लगता है कि रिसोर्सेज कम है लेकिन काम ज्यादा है, तो वो उस काम को शेड्यूल करने की कोशिश करता है ताकि वो काम अच्छे तरीके से सर अंजाम दिया जा सके।
इट मीन्स दैट सम प्रोसेसेस विल बी एग्जीक्यूट, इसका मतलब है कुछ एग्जीक्यूट होंगे एंड अदर विल हैव टू वेट, और कुछ इंतजार करेंगे। अब इंतजार कौन करेगा और एग्जीक्यूट कौन से प्रोसेसेस को करवाया जाएगा, तो इसके लिए मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज होंगे, मुख्तलिफ अलगारिथम चैप्टर 4 में डिस्कस करेंगे। फॉर डिसाइडिंग विच प्रोसेस शुड बी असाइंड द सीपीयू, तो यहाँ पर मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज को हम वहां पर पढ़ेंगे, जिसके जरिए हम सीपीयू डिसाइड करता रहेगा कि किस प्रोसेस को सीपीयू को असाइन करना है और कब करना है। आई थिंक प्रोसेस शेड्यूलिंग का कंसेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। एक मरतबा मैं फिर से आपको ओवरव्यू दूं इसका, कि जब काम बहुत ज्यादा है, जैसा कि मैंने कहा था कि पूरा पैराग्राफ पढ़ के भी आपको यही समझ लेनी है कि जब काम ज्यादा है और काम करने वाले काम है, यानी रिसोर्सेज कम है, प्रोसेसेस ज्यादा है, तब सीपीयू शेड्यूल करेगा और मुख्तलिफ स्ट्रैटेजीज को यूज करेगा। तो इन स्ट्रैटेजीज को वो यूज करके डिसाइड करेगा कि किन प्रोसेसेस को वेट करवाना है और किन को एलोकेट करवाना है, कि सीपीयू को असाइन करना है, किससे भाई तो एग्जीक्यूट कर दे। उसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, इसकी शेड्यूलिंग क्यूज को पढ़ते हैं। बहुत ही ज्यादा आसान है, अगर आपने प्रोसेस स्टेट को समझ लिया है ना, पहला लेक्चर आपने लिया है, तो शेड्यूलिंग क्यूज बहुत ही ज्यादा आसान रहेगी आपके पास। तो सबसे पहले यहाँ पर कॉमन, जो मोस्ट कॉमन टाइप है ना, और उनके पर्पज यहाँ पर उन्होंने डिस्कस किए हैं। एक है जॉब क्यू, रेडी एंड वेटिंग। यहाँ पर वेटिंग से तो पता चल रहा है वेट हो रहा है, लेकिन इन दोनों में भी वेट ही हो रहा है, लेकिन उनको हम समझ लेते हैं अभी। जॉब क्यू की बात करें, ईच एंटरिंग प्रोसेस गोज इनटू जॉब क्यू। जो भी प्रोसेस है ना एंटरिंग स्टेट में, यानी ईच एंटरिंग प्रोसेस वो किधर जाएगा, जॉब क्यू में जाएगा। सबसे पहले कहाँ जाएगा, जॉब क्यू में जाएगा। द प्रोसेस इन जॉब क्यू रिजाइड ऑन सेकेंडरी स्टोरेज एंड अवेट द एलोकेशन ऑफ मेन मेमोरी, यानी वो कहाँ पर है, जैसे ही प्रोसेस ईच एंटरिंग प्रोसेस है वो कहाँ जाएगा, जॉब क्यू में जाएगा, और वहां पर वो सेकेंडरी स्टोरेज पर है और मेन मेमोरी के लिए वो वेट करेगा कि उसको एलोकेट किया जाए। अब रेडी क्यू में क्या है, रेडी क्यू का मतलब है कि वो मेन मेमोरी में आ गया, बिल्कुल तैयार श्यार होकर रेडी होकर कि मुझे एग्जीक्यूट कर दिया जाए। तो अब वो इंतजार कर रहा है मेन मेमोरी में कि उसको सीपीयू का टाइम दिया जाए कि ताकि सीपीयू से एग्जीक्यूट कर दे। वेटिंग की बात करें तो वेटिंग में वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लिए वेट करेगा कि मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से काम करवाना है, तो उस काम के लिए या इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की एलोकेशन के लिए वो यहाँ पर वेट करेगा। जैसा कि मैंने कहा, तो इन तीनों जॉब में क्या हो रहा है, वेट ही हो रहा है। सबसे पहले में वेट हो रहा है कि मुझे मेन मेमोरी में भेज दिया जाए, दूसरी में वेट हो रहा है कि भाई मुझे सीपीयू का टाइम दिया जाए, सीपीयू मुझे एग्जीक्यूट कर दे, और तीसरी में कहाँ वेट हो रहा है, भाई इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। तो ये शेड्यूलिंग क्यूज थी, बहुत ही ज्यादा आसान तरीन कंसेप्ट है इनका, मैंने आपको देने की कोशिश की है। अब प्रोसेस माइग्रेशन की बात करें तो ये बिल्कुल इस डायग्राम को आपने लाजमी से याद रखना है, क्योंकि ये डायग्राम बड़े ही काम की चीज है। शेड्यूलर में भी आपको हेल्प देगी, आपको प्रोसेस स्टेट में भी हेल्प देगी, और यहाँ पर भी हेल्प देगी। ये है जॉब क्यू। जॉब क्यू में हमने देखा क्या हुआ है, ये मेन मेमोरी के लिए इंतजार कर रहा है कि एलोकेशन दी जाए। यहाँ पर ये किसमें, सेकेंडरी स्टोरेज में। जैसे ही ये रेडी क्यू है तो यहाँ पर किस चीज का वेट हो रहा है कि सीपीयू का टाइम दिया जाए ताकि वो मुझे एग्जीक्यूट करे। एग्जीक्यूशन के दौरान वो यहाँ वेटिंग में आया, क्यों, क्योंकि उसने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस करवानी थी। तो यहाँ पर प्रोसेस किसका वेट कर रहा है कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस का टाइम दिया जाए, और एंड कब होगा, जब उसकी सारी की सारी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगी। तो जो प्रोसेस कभी जॉब में जाता है, कभी रेडी में जाता है, कभी वेटिंग में आता है, इसी तरह जो इसकी मूवमेंट है ना, जो मूव करा कभी एक क्यू में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में, इस मूवमेंट को ही हम प्रोसेस माइग्रेशन कहते हैं। ड्यूरिंग इट्स लाइफ टाइम, किसके लाइफ टाइम, प्रोसेस के लाइफ टाइम के दौरान अ प्रोसेस बिगेन इनटू द जॉब क्यू, इस जॉब में वो क्यू में वो शुरू हुआ है। इट मूव बिटवीन द रेडी, वेटिंग एंड पॉसिबल जॉब क्यू एंड आखिरकार फिनिश द टास्क, यानी वो मुख्तलिफ जॉब इस क्यूज में वो मूव कर रहा है और आखिरकार एंड पर वो क्या करता है, टास्क फिनिश कर देता है। दिस प्रोसेस ऑफ मूविंग, यानी ये वाला प्रोसेस जिसमें वो मुख्तलिफ क्यूज में मूव कर रहा है, इसको हम प्रोसेस माइग्रेशन कहते हैं। तो आज की इस वीडियो में, इस लेक्चर में मैंने कोशिश की आपको प्रोसेस शेड्यूलिंग क्यू और माइग्रेशन और उसकी डायग्राम के रिलेटेड समझाने की। अगर आपको अभी भी किसी बात की, किसी चीज की समझ नहीं आई तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, ताकि मैं आपको वो समझा दूं, आने वाले लेक्चर में भी उसको क्लियर कर दूं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी से वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जितना हो सकता है अपने दोस्तों को कहें कि इसको सब्सक्राइब करें। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।